Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is the third part of the chapter, that is structure of organic compound, and it's for first year honors students. We have included three different contents in the third part, that is geometrical isomerism. Geometrical isomerism is also referred as cis and trans isomerism. The second topic is optical isomerism. The last one will be racemization and resolution of racemic mixture. So let's start with the first topic, that is geometrical isomerism in alkene. अल्कीन में हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है. अल्कीन इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ईन शो कर रहा है कि डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है यहाँ पे. तो बेसिकली लास्ट वीडियो में आपको मैं बता चुकी हूँ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो रेफर्ड एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म. सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म का क्या केस था, आपको मालूम था कि स्ट्रक्चर में सेम केमिकल फार्मूला था, मॉलिक्यूलर फार्मूला था, बट डिफरेंस जस्ट कहाँ पे मौजूद था, आपके पास एटम्स की जो अरेंजमेंट थी 3D स्पेस में, जस्ट उसमें डिफरेंस था. और वो डिफरेंस कहाँ था, अगर आपके पास एटम्स सेम साइड पे मौजूद थे तो डैट विल बी रेफर्ड एज सिस, और अगर आपके पास एटम्स अपोजिट साइड्स पे मौजूद थे तो डैट विल बी रेफर्ड एज ट्रांस. जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि दिस इज ब्यूटीन. Butene has same sides of methyl group, that will be referred as cis 2 butenes, and here we have opposite sides of group attachment in this structure, so that will be referred as trans 2 butene. यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया टेक्स्ट में कि अगर आपके पास ग्रुप की अपीयरेंस सेम साइड पे हो तो आप उसको सिस कहेंगे, और अगर आपके पास अपोजिट साइड पे हो रही हो तो आप उसको ट्रांस कहेंगे. ठीक. सिमिलरली एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. इस एग्जाम्पल में क्या है कि जो क्लोरीन के आपके पास जो ब्रांचेस हैं वो बेसिकली क्लोरीन है, क्लोराइड एटम्स हैं, ये सेम साइड्स पे मौजूद है, तो डैट विल बी रेफर्ड एज सिस 1,2 डाइक्लोरोप्रोपीन. जबकि यहाँ पे आपके पास क्लोरीन के एटम्स जो हैं वो अपोजिट साइड्स पर है डबल बॉन्ड के, तो डैट विल बी रेफर्ड एज ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोप्रोपीन. सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो दोनों बल्केर ग्रुप्स हैं वो सेम साइड्स पे मौजूद है. सेम साइड्स पे आपके पास सिंपल एटम हाइड्रोजन मौजूद है, तो डैट विल बी रेफर्ड एज सिस. और यहाँ पे आपके पास अपोजिट साइड से बल्केर ग्रुप्स मौजूद हैं, अपोजिट साइड पे आपके पास हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं, तो डैट विल बी रेफर्ड एज ट्रांस. अच्छा, इस स्ट्रक्चर में भी आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी. ये स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए इसलिए डाला है कि अगर आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो हायर क्लासेस में जो बुक्स होती हैं वहाँ पे आपके पास कार्बन एटम को शो नहीं करते, सिंपल लाइन स्ट्रक्चर शो करते हैं. ठीक है. अब वो लाइन स्ट्रक्चर कैसे है तो आप ये समझ लीजिए ताकि आपके पास सारी ज़िंदगी ये आपको काम आए. किस तरह से है, जहाँ जहाँ पे कॉर्नर्स हैं वहाँ वहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन एटम मौजूद है. जस्ट लाइक हियर वी हैव अ कार्बन एटम, हियर वी हैव सेकंड कार्बन एटम, हियर वी हैव थर्ड कार्बन एटम, एंड हियर वी हैव फोर्थ कार्बन एटम. तो जहाँ जहाँ आपके पास कॉर्नर्स हैं, एक कॉर्नर ये है, दूसरा कॉर्नर ये है, तीसरा कॉर्नर ये है, एंड चौथा कॉर्नर ये. तो जहाँ जहाँ आपके पास कॉर्नर्स हैं वहाँ वहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन कार्बन एटम्स मौजूद हैं. ठीक. तो पहले इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, उसके बाद में सिस और ट्रांस के ऊपर आपको डिस्क्राइब करूँगी कि क्या है सिस्टम. यहाँ पे एक कार्बन मौजूद है, इसके साथ आपको कोई भी ब्रांच लगी हुई नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो बाकी वैलेंसीज कार्बन की फुलफिल होंगी वो किससे होंगी, हाइड्रोजन से होंगी. एक तो बॉन्ड इसका इस कार्बन से बना हुआ है, तो बाकी तीन जो वैलेंसीज हैं हाइड्रोजन की वो कार्बन की वो फुलफिल होंगी हाइड्रोजन से. सेकंड कार्बन को देखते हैं. सेकंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना हुआ है इसका थर्ड कार्बन के साथ. इसका मतलब है कि यहाँ पे दो वैलेंसीज फुलफिल हो गई, एक वैलेंसी तो यहाँ पे फुलफिल हो गई, रिमेनिंग बच गई एक वैलेंसी, वो होगी आपके पास हाइड्रोजन से फुलफिल. ठीक है. यानी कि इसके पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन मौजूद है. इसके साथ भी सेम केस है कि डबल बॉन्ड है, यहाँ पे दो वैलेंसीज फुलफिल हो गई, यहाँ पे एक वैलेंसी फुलफिल हो गई, तो इसका मतलब है कि एक एटम एक वैलेंसी की स्पेस बची, डेट विल बी फुलफिल बाय हाइड्रोजन एटम. सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका केस बिल्कुल इसके वाला केस है. यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे फुलफिल है, रिमेनिंग बच गई 3 वैलेंसीज जो कि फुलफिल होंगी हाइड्रोजन एटम से. ठीक. इसको भी हम इसी तरह देखेंगे कि एक कार्बन यहाँ पे है, दूसरा कार्बन यहाँ पे है जो कि डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, तीसरा कार्बन ये रहा जिसके साथ डबल बॉन्ड है, और ये चौथा कार्बन आपके पास. अब हम आ जाते हैं सिस और ट्रांस के ऊपर. अब ये आपको सारी ज़िंदगी समझ में आता रहेगा. जहाँ पे भी आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर आप समझ जाइएगा कि जहाँ जहाँ पे कॉर्नर्स हैं वहाँ पे कार्बन एटम मौजूद है. वो अंडरस्टूड है, राइट. तो अब हम आते हैं सिस और ट्रांस के ऊपर. तो सिस और ट्रांस कैसा है
यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड के सेम साइड्स पे दोनों ग्रुप्स हैं। ये डबल बॉन्ड है आपके पास और दोनों ग्रुप सेम साइड पर, तो इसका मतलब है दैट विल बी रेफर्ड एज सिस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड्स पे आपके पास ग्रुप अटैचमेंट है, तो इसको आप क्या कहेंगे, ट्रांस टू ब्यूटी। इज दैट क्लियर? आई एम रिपीटिंग अगेन, यहाँ पे डबल बॉन्ड के सेम साइड्स पे ग्रुप है तो इसको आप सिस कहेंगे। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड रहा और इसके अपोजिट साइड, एक कार्बन ये एक कार्बन ये, इसके अपोजिट साइड पे आपके पास जो ग्रुप्स है वो अटैच है, तो उसको आप क्या कहेंगे, ट्रांस टू ब्यूटी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सिस और ट्रांस का केस साइक्लो अल्केन्स में। साइक्लो का मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, अल्केन का मतलब है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब नो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड। अच्छा, अब यहाँ पे भी वही केस है, बेसिकली ये आपके पास हेक्सागोनल रिंग है। आप बेंजीन का स्ट्रक्चर भी बनाते रहे होंगे, तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में अक्सर आप जो कार्बन्स होते थे उसको आप मेंशन नहीं करते, हेक्सागोनल रिंग बनाते थे, तो बेसिकली सिंपल आपके पास जो कॉर्नर्स होते थे उसको आप कार्बन कंसिडर कर लेते थे। सेम यहाँ पे भी यही केस है, सेम वहाँ पे भी यही केस था। यहाँ पे आपके पास 6 कार्बन एटम है, कैसे है वो देख लेते हैं। एक कार्बन एटम आपके पास ये रहा, सेकेंड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम, फोर्थ कार्बन एटम, फिफ्थ एंड 6 कार्बन एटम। ठीक है, सिस और ट्रांस देख लेते हैं। अब कार्बन आपको समझ में आ गए। यहाँ पे हर जगह आपके पास जो वैलेंसीज है फुलफिल है हाइड्रोजन से, जस्ट यहाँ पे मिथाइल ग्रुप्स मौजूद है इन 2 कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों कार्बन के ऊपर जो मिथाइल ग्रुप है वो सेम साइड पे, तो डेट्स वाई वी आर कंसिडरिंग एज इट सिस। और इसमें आपके पास जो दोनों कार्बन में जो मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है वो अपोजिट साइड्स पर है, तो डेट्स वाई वी आर रेफरिंग इट एज ट्रांस। अच्छा, इस स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर मैंने इसलिए डाला ताकि आपको ये हायर क्लासेस में आसानी हो इंटरप्रीट करने में। ये किस तरह से है, अगर आपके पास एक सॉलिड लाइन में बॉन्ड है तो उसको आप अलग बॉन्ड कंसिडर करेंगे, और अगर आपके पास लाइनिंग फॉर्म में बॉन्ड है तो आप इसको एक अलग तरीके से कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास एक सॉलिड बोल्ड बॉन्ड है, एक आपके पास जो है लाइनिंग फॉर्म में है, तो इसको आप अलग अलग कंसिडर करेंगे और अलग अलग कंसिडर करके आप ये कहेंगे कि ये दोनों मिथाइल ग्रुप्स अपोजिट साइड पर, तो दैट्स वाई वी आर कंसिडरिंग इट एज ट्रांस। ठीक है, ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, सही है। जबकि यहाँ देखें इस केस में दोनों आपके पास लाइनिंग स्ट्रक्चर है, ये जो बॉन्ड है देखिए ये भी लाइनिंग है ये भी लाइनिंग है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों सेम साइड्स पर हैं, तो इसको हम कहेंगे सिस। राइट, आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर आपके पास एक सॉलिड बॉन्ड हो, एक आपके पास जो है लाइनिंग फॉर्म में हो, तो आप उसको कहेंगे अपोजिट साइड्स है, तो आप इसको कहेंगे ट्रांस। और अगर आपके पास दोनों ही लाइनिंग हो या दोनों ही बोल्ड हो तो आप इसको कहेंगे कि ये सेम साइड्स पर है और आप इसको कहेंगे सिस। इस स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। इस स्ट्रक्चर में आपको बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि ये ट्राइगोनल रिंग है, यहाँ पे कार्बन मौजूद है, सेकंड कार्बन यहाँ है, थर्ड कार्बन यहाँ है। इस ट्राइगोनल रिंग के अंदर आप देख सकते हैं मिथाइल ग्रुप जो है दोनों सेम साइड्स पे, इसका भी मिथाइल ग्रुप ऊपर की तरफ है, इसका भी मिथाइल ग्रुप ऊपर की तरफ, दैट्स व्हाई वी आर कंसिडरिंग इट एज सिस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हेक्सागोनल रिंग है, बेसिकली अल्कोहल है। अल्कोहल में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है दोनों सेम साइड्स पर है, तो दैट्स व्हाई वी आर कंसिडरिंग इट एज सिस। जबकि यहाँ पे देखें ये पेंटागोनल रिंग है, पेंटागोनल मतलब 5 कार्बन वाली, 1 2 3 4 5 5 कार्बन इसमें आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोक्सिल है एक बाहर की तरफ है एक अंदर की तरफ है, तो ये अपोजिट साइड्स पर है, यानी कि जो 3D स्पेस है उसमें जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, तो इसको आप कहेंगे ट्रांस, दैट इज ट्रांस 1,2 साइक्लोपेंटेन डाइओल। राइट, ओल रेफर्स टू द अल्कोहल, टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब हम आ जाते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर। आपको मैंने बताया था कि बेसिकली आइसोमेरिज्म को हमने मेनली डिवाइड किया था 2 में, डेट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म को हम लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड थी आपके पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपके पास एक थी ज्योमेट्रिकल, जिसको आपने सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म का, जो अभी हमने डिस्कस किया। लास्ट वन थी आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑप्टिकल आइसोमर्स आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर।
ऑप्टिकल आइसोमर से मैंने आपको बताया था कि मिरर इमेजेस के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी भी उसके अंदर होनी चाहिए कि वहाँ पे कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन क्या था? द कार्बन डेट इज अटैच विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स और द 4 डिफरेंट ब्रांचेस इज रेफर्ड एज कायरल कार्बन। उस कार्बन को हम क्या कहेंगे? कायरल कार्बन कहेंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए ना सिर्फ मिरर इमेज होना ज़रूरी है बल्कि कायरल कार्बन की प्रेजेंस भी ज़रूरी है। तो कायरल कार्बन को बेसिकली हम एसिमेट्रिकल कार्बन भी कहते हैं, मतलब ऐसा कार्बन जिसकी कोई सिमेट्री नहीं है। ऑब्वियसली 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है तो उसकी कोई सिमेट्री नहीं है, ठीक है, तो उसको हम एसिमेट्रिकल कार्बन भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने अगेन डेफिनेशन आपको मेंशन कर दी कि एक ऐसा कार्बन जो कि डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है तो उसको आप क्या कहोगे? कायरल कार्बन, ठीक है। और उस मॉलिक्यूल को आप क्या कहोगे? एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें वो कार्बन मौजूद है उसको आप कायरल मॉलिक्यूल कहोगे बेसिकली, ठीक है। और उस कार्बन एटम को आप कायरल कार्बन तो कहोगे ही कहोगे, लेकिन उसको कायरल सेंटर भी कहोगे, ठीक है, और उसको स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कह सकते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पूरा मॉलिक्यूल है, इस पूरे मॉलिक्यूल को हम कहेंगे कायरल मॉलिक्यूल, इस कार्बन को हम कहेंगे कायरल कार्बन, और इस सेंटर को, चूँकि ये पूरे मॉलिक्यूल का सेंटर है, बीच का हिस्सा है, तो इसको हम कहेंगे कायरल सेंटर, और स्टीरियोजेनिक सेंटर भी हम इसको कह सकते हैं, राइट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हैंड्स की पिक्चर भी लगा दी ताकि आपको और अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ जाए कि ये आपका राइट हैंड है फॉर एग्जांपल और ये आपका लेफ़्ट हैंड है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। अगर आप देखें इस हैंड को अपने जो है हाथ को मिरर में रख के देखें तो आपको सेम यही वाला हाथ ही दिखेगा, आपको मिरर में ये हाथ दिखेगा, राइट। तो ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली मिरर तो घर सबके घर में है, तो आप ये चीज़ प्रैक्टिकली करके देखें ताकि आपको अच्छी सी बात समझ में आए। अपने राइट हैंड को लेकर आप रखें मिरर के ऊपर तो आपको एग्जैक्टली वही हैंड नहीं दिखेगा, आपको अपोजिट समटाइम अपोजिट दिखेगा। तो ये देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस लाइक कंपाउंड बीन के हाथ में है जो आप देख सकते हैं, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स को मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि एनेंशियोमर्स कहते हैं, यानी कि ये एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं, राइट। तो ये प्रैक्टिकल आप घर में करके लाजमी देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से ये बात समझ में आए कि मिरर इमेजेस किस तरह से होते हैं। अच्छा, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, आप देख सकते हैं, बट ये कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन क्यों नहीं है? क्योंकि इस कार्बन की तीनों वैलेंसीज यहाँ पे हाइड्रोजन से पूरी हो रही है, सेम एटम है, दैट मीन्स दिस इज़ नॉट कायरल कार्बन। लेकिन मैंने ये एग्जांपल यहाँ पे क्यों लगाई? सिर्फ इसलिए लगाई ताकि आपको समझ में आए कि मिरर इमेज क्या होता है, एक दूसरे के मिरर इमेजेस, ठीक है। अगर आप इस मॉलिक्यूल को मिरर में देखोगे तो ये ऐसा नहीं दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमर्स में हमने आपसे बात की थी कि इसको जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं जो बेसिकली एनेंशियोमर्स हैं, एनेंशियोमर्स को आप एल और डी से शो करते हो। एल को आप कहते हो लीवो रोटेटरी और डी को आप कहते हो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो बेसिकली ये रोटेशन का क्या चक्कर है वो देख लेते हैं। रोटेशन का मतलब ये है, पहले तो हम ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आपके पास एक एग्जाम्पल है ये लैक्टिक एसिड की, और ये आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल है, दिस इज़ लीवो रोटेटरी, दिस इज़ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। तो ये बात आपसे की थी कि लीवो रोटेटरी को नेगेटिव साइन से शो करते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी को डी से या फिर पॉजिटिव साइन से शो करते हैं। तो ये रोटेशन का क्या चक्कर है ये देख लेते हैं। रोटेशन का मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल है वो लाइट को रोटेट करता है। क्या मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल आपके पास स्पेस में मौजूद है, उसके ऊपर लाइट पड़ी, वो लाइट को रोटेट कर देगा, राइट। अगर उसने लाइट को राइट हैंड साइड पे रोटेट किया तो उसको आप कहोगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल, जिसको आप डी से या फिर पॉजिटिव साइन से शो करोगे। अगर उस मॉलिक्यूल ने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड पर रोटेट कर दिया तो आप उसको कहोगे लीवो रोटेटरी मॉलिक्यूल, और उसको आप नेगेटिव साइन से शो करोगे, ठीक है। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? एक ऐसी लाइट जो कि सिर्फ एक ही प्लेन पर रोटेट करे, ऑसिलेट करे या वाइब्रेट करे, उसको आप कहते हो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, राइट। नॉन प्लेन पोलराइज्ड लाइट के इसका अपोजिट जो कि एक से ज़्यादा प्लेन के ऊपर ऑसिलेट करे, उसको आप नॉन पोलराइज्ड लाइट कहते हो। प्लेन्स का क्या मतलब है? एक्सिस, बेसिकली आप इसको एक्सिस के तौर पे समझ सकते हो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होता है, आपको ये बात मालूम है, ठीक है। तो अगर
लाइट एक ही एक्सिस पे रोटेट कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, तो उसको आप कहोगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक, तो अगर मॉलिक्यूल इस लाइट को राइट हैंड साइड पर रोटेट कर रहे हैं तो उसको आप कहोगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, पॉजिटिव साइन से शो करोगे। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर रोटेट करें तो आप इसको कहोगे लीवो रोटेटरी, और उसको आप नेगेटिव साइन से शो करोगे। इस टॉपिक को आप बहुत गौर से पढ़िए क्योंकि आपके हमेशा काम आएगा, चाहे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो या आप बायोकेमिस्ट्री बन रहे हो, या आपके हमेशा काम आता रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये तो आपके पास एक डेफिनेशन हो गई लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को डिफाइन करने की। क्या हुई, दोबारा बता रही हूँ, अगर आपके पास राइट हैंड साइड पे रोटेशन हो रही है लाइट की तो डेट विल बी रेफर्ड एज लीवो रोटेटरी, सॉरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, पॉजिटिव साइन से शो करेंगे। और अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे हो रही है तो उसको आप कहोगे लीवो रोटेटरी और उसको आप नेगेटिव साइन से शो करोगे। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन क्या है कि अगर आपके पास मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड पे मौजूद है, कौन से मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर जो आपके पास कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन के ऊपर लगा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर आपके पास राइट हैंड साइड पे मौजूद है तो उसको आप कहोगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, पॉजिटिव साइन से शो करोगे। अगर आपके पास उसी मॉलिक्यूल के कायरल कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है तो उसको आप कहोगे लीवो रोटेटरी और नेगेटिव साइन से शो करोगे। तो बेसिकली लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी डिफाइन कर सकते हो और ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द कायरल कार्बन भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट, आपके पास हर लाइट प्लेन पोलराइज लाइट नहीं होती है, बट आप हर लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। किस तरह कन्वर्ट कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ पोलराइजर। ठीक है, पोलराइजर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मतलब बाकी लाइट्स को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं और इस प्रोसेस को आप पोलराइजेशन कहते हो, राइट। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, दिस इज ग्लिसर एल्डिहाइड, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसर एल्डिहाइड। इसमें मैं आपको दोनों डेफिनेशन से बताती हूँ। एल और डी का जो केस है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, इसमें हाइड्रोक्सिल आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है, दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग इट एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। उसको आप नेगेटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड भी कह सकते हैं, ठीक है, माइनस साइन से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, बट ज़्यादा बेटर ये कि आप इसको एल ग्लिसरॉल्डिहाइड लिखो। जो नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर में आप एल और डी लिखते हो, माइनस पॉजिटिव नहीं लिखते। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी आर रिटन एज एल हियर। कायरल कार्बन है, देख सकते हैं आप, चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH2H है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, चारों डिफरेंट ग्रुप है। तो दिस इज अ कायरल कार्बन। कायरल कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है वो आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड पे, दैट्स व्हाई वी आर कंसिडरिंग इट एज एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब अगर इस मॉलिक्यूल के ऊपर, सेकेंड डेफिनेशन को मैं इसके ऊपर अप्लाई करके बता रही हूँ कि अगर अब इस मॉलिक्यूल के ऊपर प्लेन पोलराइज्ड लाइट पड़ेगी तो वो उसको रोटेट करेगा लेफ्ट हैंड साइड पर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट लेफ्ट हैंड साइड। तो दैट्स व्हाई वी आर कंसिडरिंग इट एज एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। Now comes to what the case of D-glyceraldehyde. D-glyceraldehyde, you can see it very clearly. Here we have hydroxyl group at the right hand side. So that's why we are considering it as D-glyceraldehyde. Second definition क्या है कि on the basis of plane polarized light, if we will apply plane polarized light on that specific molecule, then this molecule has the ability to rotate the plane polarized light on right hand side. तो उसको आप क्या कहोगे, D-glyceraldehyde, राइट। ये अगेन मैंने आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर शो कर दिया है, सेम स्ट्रक्चर है वही वाला जो पीछे था। यहाँ पे भी मैंने आपको शो कर दिया है, वही सेम स्ट्रक्चर है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैंने जो है दोबारा इसलिए दिखाया है कि यहाँ पे बॉन्ड्स का डिफरेंस है। ये देख सकते हैं आप, बॉन्ड्स जो है वो थोड़े डिफरेंट टाइप से बनाया हुआ है। ये प्लेन्स को शो कर रहे होते हैं कि ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है। ठीक है, तो आपको अगर ये सेट के बॉन्ड दिखें लाइनियर स्ट्रक्चर में या फिर जो है अगर बोल्ड फॉर्म में दिखें तो आप परेशान नहीं होइएगा, ये सेम चीज़ है। ठीक है, now comes toward the last topic of this chapter, that is racemization and resolution of racemic mixture. racemization क्या चीज़ होती है, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें आपके पास L और D आइसोमर दोनों मौजूद हों, उस मिक्सचर को आप कहते हो रेसिमर।
ठीक है, और उस प्रोसेस को आप कहते हो रेसमाइजेशन। मिक्सचर ऑफ एनांशियोमर इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमर को आप क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर के एल और डी आइसोमर, इन दोनों को आप क्या कह रहे थे, एनांशियोमर्स कह रहे थे। अगर इनका मिक्सचर हो तो उसको आप कहते हो रेसमिक मिक्सचर। इस फिनोमिना को आप कहते हो रेसमाइजेशन, और इस रेसमिक मिक्सचर में दोनों 50-50% होने चाहिए एनांशियोमर्स। ठीक है, तो बेसिकली नेचुरली ऐसे ही होता है कि 50-50% होते हैं, इनको आपको सेपरेट करना पड़ता है, तो उसको आप कहते हो रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। यानी कि रेसिमिक मिक्सचर में से दोनों एनांशियोमर्स को अलग अलग आप जब सेपरेट करते हो तो उसको आप कहते हो सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ रेसिमिक्स। ये आप सेपरेट क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि आपको कोई एक ऑप्टिकल आइसोमर प्योर फॉर्म में चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है प्योर फॉर्म में, क्योंकि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो वो वुमेन थी जो कि जो है उनको सिकनेस से रिलेटेड एक मेडिसिन दी गई जिसमें जो है वो एल और डी दोनों आइसोमर मौजूद थे, तो वो उनके बेबी के साथ क्या हुआ था या जो है लास्ट मैंने क्लास में आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, तो उसकी बेसिस पे हमें कोई एक स्पेसिफिकल ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला आइसोमर चाहिए होता है, उसको सेपरेट करना होता है। उसको सेपरेट हम डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू करते हैं जो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो बस आप सिर्फ इतना याद रखिए कि रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें दोनों मौजूद हो, एल और डी दोनों आइसोमर्स मौजूद हो, सेम होने चाहिए वो दोनों। ठीक है, दोनों जो है रेसिमिक मिक्सचर में मौजूद हो 50-50%, उसको आप रेसिमिक मिक्सचर कहते हो। और इस फिनोमेना को रेसमाइजेशन कहते हो। अगर आप उसको सेपरेट करना चाह रहे हो तो उसको आप बेसिकली कहते हो रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, अब बेसिकली ये जो सेपरेशन होती है इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट फिनोमेना, दिस इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग फिनोमेना। क्यों, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं बिल्कुल सेम होती हैं। सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की वजह से इनको डिफरेंटली बिहेव करवाना या उनको डिफरेंटली रिमूव करवाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। तो वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। बस अब आप ये याद रखिए कि व्हाट इज़ रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, दिस इज़ बेसिकली द सेपरेशन प्रोसेस, राइट। So that was all about this chapter. Thank you so much.